बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। आज अदालती महाज से बड़ी भारी भरकम खबरें आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की ज़ात से उनका ताल्लुक़ है, वो आपके सामने रखेंगे। जबकि आज सियासी महाज से भी कुछ खबरें हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। इसका जो फ्यूचर पॉलिटिकल कोर्स होने जा रहा है उसके ऊपर वो बड़ी अहम यानी उसका असर होगा, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले अदालती खबरों की बात कर लेते हैं। इद्दत केस की इंपॉर्टेंस जो है वो इस वक्त इसलिए है कि इमरान खान साहब की रिहाई में जो रुकावट है इस वक्त वो सिर्फ इद्दत केस ही है, जबकि बाकी 3 जिसमें वो सज़ा काट रहे थे उनकी सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल की जा चुकी हैं। तो इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट इद्दत केस है, उसके ऊपर आज अदालत की जानिब से एक अहम फैसला आया। और वो फैसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जो इद्दत केस के ख़िलाफ़ जो अपील है, इद्दत केस का जो फैसला आया था उसके ख़िलाफ़ अपील, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अदालत ने हुक्म दिया लोअर कोर्ट को कि आप इसका फ़ैसला 1 महीने के अंदर करें, यानी कि पाबंद कर दिया। और दूसरा, इद्दत केस के हवाले से ही जो इनकी दरख्वास्त है सज़ा मुअत्तली की, उसके ऊपर भी अदालत ने पाबंद कर दिया है सेशन कोर्ट को कि इसका फ़ैसला आप 10 दिन के अंदर करें। तो इसका मतलब ये है कि अब ये टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ आ गई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलउमूम और इमरान खान साहब बुशरा बीबी उनके लिए बिलखुसूस इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो एक ये खबर होगी और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट भी होगा, जो भी इसका नतीजा आएगा वो सूरत हाल के ऊपर असरअंदाज ज़रूर होगा जो इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल बनी हुई है। नंबर 2, एक और केस था साइफ़र केस। साइफ़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब उनकी जो सज़ाएँ थी उसको मुअत्तल कर दिया। वो जो सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला है आज उसको FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और उन्होंने बहुत सारी रीजनिंग रखी कि वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मुल्ज़िमान हैं मुसलसल इनकी जानिब से अदम ताउन रहा और इनका रवैया ये बताता है 65 मरतबा इन्हें मुख्तलिफ मुतफरिक दरखास्तें दायर की और मुतअद्दिद मरतबा समात कार्रवाई को मुलतवी करवाया वगैरह वगैरह, बहुत सारी डिटेल उसमें उन्होंने लिखी। बहरहाल साइफ़र केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था जिसमें इनकी सज़ा मुअत्तल हुई थी, उस फैसले को FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। लिहाजा ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, साइफ़र केस वाला। FIA उसमें चूँकि फ़रीक है और FIA ने केस बनाया था और FIA वज़ारत दाखिला के अंडर आती है और वज़ारत दाखिला ऑब्वियसली हुकूमत है, तो हुकूमत की जानिब से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इसका ताल्लुक भी इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब उनकी ज़ात से है। तो ये मामला अब ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अदालत चेंज हो गई, अब आपका पहुँच गया वो हाईएस्ट फोरम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और तीसरा, वो इंतहाई अहमियत का हामिल केस है, वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड है। अब इस मामले का आगाज़ हुआ 29 मई को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला ये था, आपको इससे पहले फ़ैसले से पहले मैं ये बता दूं, जब इलेक्शन हो गया तो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। ये एक रिवायत है, कानूनी है, तरीका है। तो ट्रिब्यूनल्स का मतलब ये होता है कि जिनको जो शिकायत हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो अपने शिकायत को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर लेके जाते हैं और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनके सामने रखते हैं, तो वहाँ पे केस चलता है, उसका फ़ैसला होता है। पंजाब के अंदर 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे जहाँ पर शिकायत दर्ज होंगी, जो कि कॉमन सेंस की बात है। इतना बड़ा सूबा है जिसकी नेशनल असम्बली की 141 नशिस्तें हैं और कोई 350 के करीब सीटें जो हैं उनकी सूबाई असम्बली की इतनी हैं लगभग, तो वो भी सीटें हैं। तो जब इतनी उज़रदारियाँ होंगी तो 2 ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो क्या फ़ैसले करेंगे? तो कॉमन सेंस तो ये कहती है कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। अब आता हूँ वापस 29 मई का फ़ैसला जस्टिस शाहिद करीम का। उस फैसले में जज साहब ने यह करार दिया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 6 और ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं। तो ट्रिब्यूनल्स की टोटल जो तादाद होगी वो बन जाएगी 8, और कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर आप फिर मौजूद अदालत को मुत्तला करें इसके हवाले से। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये काम नहीं किया गया और उस फैसले में लिखा गया था, जस्टिस शाहिद करीम के फैसले में, अगर 7 दिन के अंदर ये मामला नहीं होता तो फिर इसको अज खुद हुआ तसव्वुर होगा, यानी इट वुड बी कंसीडर्ड एज डन, यानी इसको यही तसव्वुर किया जाएगा कि ये हो गया। तो अब उसके ऊपर कल खबर आई, जो चीफ जस्टिस साहब हैं इसके लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से कल ये फैसला कर दिया गया जिसका नोटिफिकेशन भी हो गया और 6 नए ट्रिब्यूनल्स बन गए। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की पंजाब के अंदर तादाद हो गई 8, अब 8 तादाद हो गई और उन्होंने जजेस के नामों का और सारा पूरा वो नोटिफिकेशन में लिख दिया कि कौन कौन से ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन से जज साहिबान जो हैं वो तशरीफ़ फरमा होंगे और वो फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो ये मामला यहाँ पे सेटल हो गया। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो जस्टिस शाहिद करीम का यानी कि लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला था उसको आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब आप ये एक चीज़ देखिए, इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल इस चीज़ के ऊपर कैंपेन की गई कि इलेक्शन कमीशन और नून लीग का गठजोड़ है।
ये बात किनकी जानिब से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन से कबल, यानी इनका फिक्स है। बल्कि इमरान खान साहब ने तो बहुत कुछ कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, फवाद चौधरी साहब ने कहा, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा भी बना इनके ऊपर। सो ये एक पूरी हिस्ट्री है। लेकिन आज का ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, तो ये तो मोहर तस्दीक सब करता है। अब कॉमन सेंस क्या कहती है कि जब आपके ट्रिब्यूनल्स की तादाद 2 है तो वो डेफिनेटली स्लो काम करेगा और जो जस्टिस है वो डिले होगा। यानी जिन जिन जीते हुए लोगों को या हारे हुए लोगों की शिकायत होती हैं, उनकी शिकायत को एड्रेस होने में बहुत यानी तवील वक्त लगेगा। अगर आप ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ा देते हैं तो कलील वक्त में वो फैसले हो जाएंगे। अब इसके ऊपर जब अदालत की जानिब से फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन जाके उस फैसले को अदालत में देखें, आईनी और कानूनी तौर पर शायद उनका मौक़िफ़ दुरुस्त हो। अब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि ये हाई कोर्ट का मैंडेट ही नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, तो मैंडेट की हद तक तो बात चले दुरुस्त है। लेकिन जब अदालत ने आपको पाबंद किया और आपको कहा गया कि इतने दिन के अंदर आप ये ट्रिब्यूनल्स तश्कील दें, और अगर नहीं देंगे तो ये तश्कील शुदा तसव्वुर होंगे, जब आपकी जानिब से नहीं किया गया तो फिर अदालत ने उस पर एक्शन लिया और कल नोटिफिकेशन आ गया, जिसको आज आपने जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब इससे इंप्रेशन क्या उभर के सामने आ रहा है? इंप्रेशन ये उभर के सामने आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम था गठजोड़ वाला, तो आप तो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, उस इल्ज़ाम को, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि अब जब उन्होंने अगर तश्कील दे दिए, ठीक है मैंडेट वाली बात आपकी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन उसको जाके चैलेंज करना वो इस चीज़ की फिर तस्दीक करता है, इस इल्ज़ाम की तस्दीक करता है कि आपका कोई गठजोड़ था। अब होगा क्या? 2 ट्रिब्यूनल्स अगर फ़र्ज़ कीजिए 15 दिन में एक फैसला होता है, 2 ट्रिब्यूनल्स हैं तो वो 15 दिन में 2 फैसले करेंगे। अगर 8 हों तो आप उसी रेशियो से निकाल लें तो वो 16 फैसले हो जाएंगे। तो बेहतर तो ये है कि ट्रिब्यूनल ज़्यादा हों। अगर ट्रिब्यूनल ज़्यादा बन गए हैं और इलेक्शन कमीशन को तशवीश है, अब तशवीश क्यों होगी? अगर जल्दी फैसले होते हैं, जो फॉर्म 45-47 वाला मामला बना हुआ है, तो उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शोर शराबा है, अगर वो सीटें उधर जाती हैं, यानी वहाँ पे इंसाफ होता है और सूरत हाल बदलती है, तो वो नुकसान किसको होगा? नून लीग को। उसको डिफेंड करने के लिए क्या इलेक्शन कमीशन ये चैलेंज कर रहा है? मैं दोबारा कह रहा हूँ, आईनी और कानूनी तौर पर उनका नुक्ता ये दुरुस्त होगा, लेकिन जो ये मैंडेट वाली बात है कि हाई कोर्ट का ये मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का है, दुरुस्त 100% दुरुस्त होगा। लेकिन जो इंप्रेशन आ रहा है, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा, आपका ये एक्शन उस इल्ज़ाम को तौसीक करता है, उसको यानी इंडोर्स करता है। बहरहाल उनकी जानिब से फैसला कर दिया गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करेगी। लेकिन अगर आप इसी मामले को जोड़ के देखें, जो इस्लामाबाद का मामला है, रोज़ कम बेश हम बात करते हैं इलेक्शन, ये जो 3 नशिस्तों का मामला है, जो इस वक्त गले की हड्डी बने हुए हैं नून लीग के लिए, ना उसको उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, यानी बड़ा मसला बन गया उनके लिए कि अब यहाँ पर यानी जब आपको ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप आएँ, जो जीते हुए लोग हैं अपना फॉर्म 45 दें, तो आपने इनकार कर दिया और आपने जाके उल्टा ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज कर दिया। फिर आपका जो आपने चैलेंज किया, ईसीपी ने आपको वहाँ फिर सपोर्ट किया, ईसीपी ने आपकी दरखास्तें मंजूर कर ली। मैं आपको बार बार इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि फिर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया वो नून लीग के हक में चला गया, यानी तीनों नशिस्तें जो थी उनकी दरखास्तों को मंजूर किया और ट्रिब्यूनल को काम से रोका कि आपका ये जो इनका फैसला है ये एक और ट्रिब्यूनल करेगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त समझा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को, यानी उन्होंने कहा जी नया ट्रिब्यूनल जो है वो भी काम नहीं करेगा, उन्होंने उसको काम से रोक दिया। अब मामला इस वक्त लिटिगेशन में चला गया और ये लंबी लिटिगेशन जो है, इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान इसलिए हो सकता है कि जितना अरसा ये मामला लिटिगेशन में रहेगा तो उतना अरसा तो वो MNA हैं और वो सारा कुछ है। बहरहाल तशवीश ज़रूर है फॉर्म 45-47 वाला मामला। मैंने आपको इलेक्शन के फौरी बाद कहा था, जिस तरह इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे और पहले दिन उनको बिलावल भुट्टो ने कहा था खड़े होकर कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट, यानी उनको सेलेक्टेड का जो वर्ड था, जब तक उनकी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई उसने जान नहीं छोड़ी। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये जो नारा होगा, ये जो मंत्र होगा, ये इनकी जान भी नहीं छोड़ेगा। और ये फॉर्म 45-47 अब पंजाब में भी फंस गए हैं और विफाक में भी फंस गए हैं, तो कहीं ना कहीं जाके बहरहाल ये सेटल ज़रूर होगा। तो ये तो आज का था तीसरा अदालती मामला। तो ये इसके जो भी नताइज होंगे वो गैर मामूली होंगे, क्योंकि वो सूरत हाल को बदल सकते हैं। अगर फॉर्म 45-47 वाला मामला यानी सेटल होता है तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो सकती है। अब मैं आता हूँ जो पॉलिटिकल मामला हैं, उसके ऊपर 2 लोग जो हैं वो इस वक्त सेंटर स्टेज पे आ गए हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब, बड़े कदावर सियासतदान हैं, उनका वज़न है सीटों के एतबार से कम होगा, लेकिन जो उनका पॉलिटिकल एक वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी से बहुत ज़्यादा है, ताल्लुकात सबसे हैं। इस वक्त सेंटर स्टेज पे वो इसलिए आ गए हैं
एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके मुतादिद जो नशिस्तें हैं वो हो चुकी, और अब एक और नशिस्त होने जा रही है जुम्मे के दिन सुबह। तो कल भी इम्कान है कि उनकी वफ्द से मुलाकात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकात होगी, क्योंकि अब उनका जो पैगाम है वो इमरान खान साहब तक पहुँच चुका है, इमरान खान साहब की अप्रूवल आ चुकी है। तो इनके दरमियान जो ये एक बतदरीज ये अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है कुर्बत का। इस सूरत हाल के पेश नज़र आज वज़ीर आज़म साहब को खुद उनकी रिहाइशगाह पे जाना पड़ा, मौलाना फजल रहमान साहब की। वो वहाँ पे गए और डेफिनेटली उनको उनकी याद तो नहीं आ रही होगी। पॉलिटिकल प्रेशर और बदलती सूरत हाल उसने वज़ीर आज़म साहब को मजबूर किया कि वो भी मौलाना साहब की चौखट पर हाजिर हुए और जाके उनसे गुफ्तगू शनीद की। डेफिनेटली उनका मौक़िफ़ यही होगा कि मौलाना साहब मेहरबानी करें, अपना वज़न जो है अगर हमारे पलड़े में भी नहीं डालना तो उनके पलड़े में भी ना डालें, यानी यही उनका मौक़िफ़ होगा। लेकिन मौलाना साहब जो मौक़िफ़ अपना चुके हैं और जितना सख्त अपना चुके हैं मौक़िफ़, वो इनको तस्लीम नहीं करते इस हुकूमत को। इससे कैसे पीछे हटेंगे, ये मौलाना साहब का इम्तिहान होगा। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वो वज़न कैसे डालेंगे, वो भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ है कि उनका मैंडेट चुराया गया। अब बात यह है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो है KPK, यानी उनका मैक्सिमम जो वोट है, जो सीट्स हैं वो KPK में है, कुछ हिस्सा उसका बलूचिस्तान में भी है, लेकिन KPK उनका गढ़ है, यानी जितनी भी उनकी तादाद है। अब अगर उनका ये मौक़िफ़ है, वो ऐलानिया कहते हैं मैंडेट चुराया गया। अब सवाल ये है कि उनका मैंडेट अगर चोरी किया गया तो वो चोरी करके किसको दिया गया? क्या वो पीपल्स पार्टी को दिया गया? जवाब है नहीं। क्या वो नून लीग को दिया गया? जवाब है नहीं। क्या वो ANP को दिया गया? जवाब है नहीं, क्योंकि ANP को तो कोई सीट नहीं मिली, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना नून लीग को मिला कुछ खास, ना पीपल्स पार्टी को मिला। तो वो इसका मतलब ये है, जो उनका मंत्रा है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, तो चोरी करके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो कैसे बैठेंगे? जिसके बारे में वो, यानी उनका मौक़िफ़ है कि वो उनका जो मैंडेट चोरी हुआ उसके वो बेनिफिशरी हैं। तो मौलाना साहब के लिए अभी चॉइसेस जो हैं वो बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। देखते हैं वो इस मामले के ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। फ़ैसला उनका जो भी होगा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, चाहे वो अपना वज़न जो है हुकूमत के पलड़े में डालें या वो अपोजिशन यानी कि इमरान खान साहब के पलड़े में डालें, जो भी होगा वो अहमियत से खाली नहीं होगा। तो इसलिए अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो सेंटर स्टेज पे हैं। आज वज़ीर आज़म खुद चल के उनके घर गए और कल जो वफ्द होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी उनके घर जाके उनसे मुलाकात करेगा। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की पॉलिटिकली इस वक्त कितनी अहमियत है। देखते हैं मौलाना साहब इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, देखते हैं उसमें वो क्या ऐलान करते हैं। कुछ ख़ास ऐलान जो हैं वो मुतवक्के हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं मुज़ाकरात के हवाले से। क्या करेंगे, किससे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या शराइत होंगी, किन कंडीशंस पे करेंगे, कामयाब होते हैं तो क्या होगा, नहीं होते तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें शायद वो कल एड्रेस करें। अलबत्ता आज उमर अयूब साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब इन्होंने गुफ्तगू की, अलग अलग टॉक शोज़ में की। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखता हूँ। महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े पुराने सीजन्ड सियासतदान हैं और बड़े समझदार हैं, बहुत ज़बरदस्त यानी मुदब्बिर आदमी हैं। लेकिन आज जो उन्होंने गुफ्तगू की उसका एक हिस्सा मैं आपको बता दूँ, एक जुमले में बता देता हूँ। और उनके उस जुमले ने मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मुज़ाकरात की जो हंडिया है उसको एक किस्म की ठोकर मार दी है। उनका वो जुमला जो है ना उसका मतलब यही निकलता है। मैं आपको जुमले पे आने से पहले आप सिर्फ इतना बता दूं कि जो भी मीडिएटर होता है, जो भी मुज़ाकरात करता है, जो भी पंचायत करता है, यानी वडेरा जो बैठा होता है, उसके सामने दो फरीक आते हैं, वो दोनों की बात सुनता है, अपना माइंड अप्लाई करता है, फिर दोनों को करीब लाने की कोशिश करता है, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता, और वो भी मुज़ाकरात के अमल से पहले। तो आज महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, हामिद मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कह दी, कैटेगोरिकली, अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और वो पहले मैं आपके सामने उनका जुमला रख देता हूँ। उन्होंने कहा किसी को अच्छा लगे या बुरा, और कोई माने या ना माने, ये बात हकीकत है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं किसी को अच्छा लगे या बुरा, कोई माने या ना माने, ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। अब आपने तो फैसला सुना दिया, अब इस फैसले का असर क्या होगा? जो आपने बात की, आपने बात लाइटर नोट पे नहीं किया, आपने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया है। महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से स्टेटमेंट है। अब इस वक्त अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है तो किसके होंगे? तीन फरीक हैं इसके, हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसको ग्रैंड अलाइंस कह लें, और इस्टेब्लिशमेंट, बजरिया हों, डायरेक्ट हों, जैसे भी हों, लेकिन ये ट्राइका बन रही है। अब अगर उनके सुरखेल जो हैं और जो उसको लीड करेंगे वो हैं जनाब इज़्ज़त महमूद खान अचकज़ई साहब। महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे दिया। अब वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, टीवी के ऊपर चल गया, वो मौजूद है, आर्काइव का हिस्सा है।
इस बयान को हुकूमत ने सुन लिया, इस बयान को तहरीक इंसाफ ने सुन लिया, इस बयान को इस्टेब्लिशमेंट ने भी सुन लिया। आपने तो अपना फैसला पहले सादिर कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको क्या कहेगी? आपको ये कहेगी जनाब इज़्ज़त माब चकज़ई साहब, आपको तो मालूम है, आप खुद कह चुके हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, आप इनको राज़ी करें कि वो चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस करें, ये हमें दिलवाएं उनसे। तो महमूद खान चकज़ई साहब वहाँ पे क्या करेंगे? किस तरीके से इस हुकूमत को राज़ी करेंगे? इसमें से दरमियानी रास्ता कैसे निकालेंगे? ये बड़ा इम्तहान बन जाएगा। और दूसरी चीज़, और जब हुकूमत ये बयान सुन रही है कि इन्होंने तो अनाउंस कर दिया है, यानी इन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी कि वो तो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तौसीक कर रहे हैं, यानी कि वो उन्हीं में से हैं, उन्हीं के साथ खड़े हैं, उन्हीं की ज़ुबान बोलेंगे। तो अब हुकूमत उनको फिर किस तरीके से यानी सपोर्ट कर सकती है कि एक नतीजा खेज़ रिज़ल्ट जो है वो सामने आ सके इस पोजीशन का। अब अगर इसी तरह चूँकि ये हेड करेंगे, उसको स्पेयर हेड करेंगे, और अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करते हैं किसी भी सतह के ऊपर, तो वो भी यही कहेंगे हुजूर वाला आपने तो पहले नतीजे का ऐलान कर दिया है मुज़ाकरात से कबल ही कि इनकी हुकूमत है, मैंडेट चोरी हुआ, मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लग रहा है वगैरह वगैरह। तो आपने गुत्थी तो उलझा दी सुलझाने की बजाय। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर उनके आज की स्टेटमेंट, और ये दिस वुड नॉट गो अननोटिस्ड, ऐसा नहीं होगा कि ये वैसे ही ज़ायल हो जाएगी या बह जाएगी। ये शॉर्ट है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये चलेगा आने वाले दिनों में भी। मुज़ाकरात का अगर आगाज़ होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है मुज़ाकरात को शुरू होने से पहले उनके इस स्टेटमेंट ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो इसका जो असर है उसको ज़ायल कैसे करते हैं। अब उनके लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान बन गया। और उमर अयूब साहब, उन्होंने बड़ी बात की अहम। उमर अयूब साहब कहते हैं कि प्री कंडीशंस होंगी, मुज़ाकरात के हवाले से प्री कंडीशंस होंगी, और आगे वो ये कहते हैं पहले हमारे लोगों को रिहा करें। नाम लेके उन्होंने बताया इमरान खान और शाह महमूद और बाकी सारी टीयर का उन्होंने बताया, इन सबको रिहा करें। अब रिहाई इतनी आसानी से तो होगी नहीं। फिर आगे वो ये कहते हैं मुज़ाकरात अगर ये नहीं करेंगे फिर दमाद मस्कल अंदर होगा, फिर ऐलान जंग होगा, और हम धरने भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। सो इसका मतलब ये है, कल अली महमूद खान साहब ने ये बात की कि अगर मुज़ाकरात से हल ना निकला तो ईद के बाद हम एहतजाज को एक नया रुख दे सकते हैं। आज अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये उन्होंने मुज़ाकरात ना किए, मुराद ये है कि अगर उसमें से कुछ ना निकला तो फिर क्या होगा, दमाद मस्कल अंदर होगा और ऐलान जंग होगा। ये सारी सूरत हाल ईद के बाद मेरा ख्याल है मज़ीद खुल के सामने आएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।